Hello everyone, welcome. Now we will study the subject recent advances of DRT part सेकेंड। जैसा कि आपको पता है रिसेंट एडवांसेस में अपना टॉपिक चल रहा था अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी। काफ़ी सारे लेक्चर्स हम इसके डिस्कस कर चुके हैं। आज का ये अपना अल्ट्रासोनोग्राफी का लास्ट लेक्चर है। अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके प्रिंसिपल्स के बारे में, ट्रांसड्यूसर के बारे में, ट्रांसड्यूसर का प्रिंसिपल क्या होता है, उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। लास्ट के अंदर हमने इसका मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो एक बार उस मैकेनिज्म को शॉर्टली रिवाइज करके आज के लेक्चर को डिस्कस करेंगे, देन हम इस यूएसजी के टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं मैकेनिज्म की कि मैकेनिज्म है क्या इसका, कैसे ये वर्क करता है, या फिर ये कैसे अल्ट्रासोनोग्राफी जो आपका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है ये कैसे प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा पहले कि अल्ट्रासाउंड वेव्स की सहायता से हम कोई भी जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कहते हैं, बॉडी की किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन को डायग्नोस करते हैं, उस प्रोसीजर को ही अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे आप अल्ट्रासाउंड वेव्स का इस्तेमाल करोगे। अब होता क्या है यहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी प्रोसीजर के अंदर अल्ट्रासाउंड का प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास होता है ट्रांसड्यूसर, जो कि पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे वर्क करता है, जिसके अंदर पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है या फिर जो आपकी मशीन है, जो डिवाइस है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करती है, ट्रांसड्यूसर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब ट्रांसड्यूसर के अंदर पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे वो वर्क करता है, उसके अंदर पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को अल्ट्रासाउंड वेव्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब जो आपने ट्रांसड्यूसर का एक कंपोनेंट पढ़ा था मैचिंग लेयर, उसकी सहायता से या फिर उसके थ्रू होके वो साउंड वेव्स पेशेंट की बॉडी के अंदर एंटर करती हैं। अलग अलग टिश्यू से अलग अलग डेंसिटी होती है, उन सब से वो अलग अलग तरीके से अटेन्यूएट करती है। अटेन्यूएशन का मतलब एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, और भी कई प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। वहाँ पे इतने सारे इंटरेक्शंस होते हैं, लेकिन इमेज बनाने में जो यूज़फुल होता है वो आपका होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, कुछ अल्ट्रासाउंड बीम वहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ एब्जॉर्ब होंगी, कुछ स्कैटर होंगी, बट कुछ अल्ट्रासाउंड बीम रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी। उन रिफ्लेक्टेड बीम को इको के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ट्रांसड्यूसर के दो वर्किंग होते हैं, फर्स्ट ट्रांसमिशन एंड सेकंड डिटेक्शन। वो क्या करेगा कि जो भी अल्ट्रासाउंड बीम्स आ रही हैं उनको डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद में वो उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब ट्रांसड्यूसर उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंप्यूटर या मशीन के पास भेजता है। ठीक है, और कंप्यूटर और मशीन क्या करता है कि जो अल्ट्रासाउंड बीम ट्रांसड्यूसर ने डिटेक्ट की, ठीक है, जिसको अपन रिफ्लेक्टेड बीम बोल रहे हैं, जिसको हम इको बोल रहे हैं, ठीक है, वो जो ट्रांसड्यूसर ने डिटेक्ट की है उसकी इंटेंसिटी कितनी आई, उसके अकॉर्डिंग आपका जो कंप्यूटर है वो एक इमेज बनाता है, ग्राफ्स बनाता है, दैट मीन्स आपको डायग्नोस कराता है। ठीक है, तो ये अपना मेन मैकेनिज्म था। ठीक है, अब अपन एक छोटा सा टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, इमेज कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग यूएस इमेजिंग। दैट मीन्स कि अल्ट्रासोनोग्राफी के वक्त इमेजिंग किस तरीके से बनती है। ठीक है, फॉर द डिस्प्ले ऑफ द इमेजिंग अल्ट्रासाउंड मशीन जनरेट पल्स्ड अल्ट्रासाउंड बीम so that between the two pulse transducer crystal element have enough time to detect an echo। जैसा कि हमने मैकेनिज्म में पढ़ा कि आपका जो ट्रांसड्यूसर है वही क्या कर रहा है, अल्ट्रासाउंड बीम को ट्रांसमिट करता है और वही डिटेक्ट करता है। तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए हमारी जो अल्ट्रासाउंड की जो मशीन होती है वो अल्ट्रासाउंड बीम्स को एक पल्स में जनरेट करती है। पल्स का मतलब एक बार जनरेट करेगी, देन एक टाइम गैप लेगी, फिर दोबारा से जनरेट करेगी। यहाँ पे अपन ने इसको पल्स में जनरेट क्यों किया, क्योंकि जो बीच में जो टाइम गैप आ रहा है उस टाइम गैप में जो पहले उसने अल्ट्रासाउंड की बीम जनरेट की थी उसको वो डिटेक्ट कर सके। ठीक है, अगर यहाँ पे पल्स में नहीं होगा
तो क्या होगा, केवल और केवल ट्रांसड्यूसर ट्रांसमिट करता रहेगा, जो रिफ्लेक्टेड बीम आ रही है उसको वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस कैसे होती है आपकी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेव ट्रांसमिट होती है, वो डिटेक्ट होती है, देन दूसरी वेव आपकी यहाँ पे ट्रांसमिट होती है। तो दैट मीन्स जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो एक पल्स के अंदर हो रहा है। ठीक है, इसी को यहाँ पे अपन ने मेंशन किया। फॉर द डिस्प्ले ऑफ इमेजिंग, इमेजिंग के डिस्प्ले के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन जनरेट पल्स अल्ट्रासाउंड वेव। आपकी जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो अल्ट्रासाउंड बीम की पल्स जनरेट करती है, सो दैट बिटवीन द टू पल्स, इसलिए दो पल्स के बीच में ट्रांसड्यूसर क्रिस्टल एलिमेंट हैव इनफ टाइम टू डिटेक्ट एन इको। ट्रांसड्यूसर के जो क्रिस्टल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास पर्याप्त समय होता है इको को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, यूजुअली इन अल्ट्रासाउंड इमेजिंग द पल्स ड्यूरेशन इज 1 मिली सेकेंड। दैट मीन्स कि नॉर्मली जो आपके अल्ट्रासोनोग्राफी होती है या फिर अल्ट्रासाउंड की इमेजिंग होती है, तो उसके अंदर जब अपन ये पल्स की बात कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड बीम पल्स में जनरेट हो रही है, यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो टाइम गैप है वो कितना होता है, 1 मिली सेकेंड। दैट मीन्स 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, बहुत कम टाइम होता है, बहुत ज़्यादा स्पीडली प्रोसेस होती है। ठीक है, इट मीन्स दैट बिटवीन टू अल्ट्रासाउंड बीम ट्रांसमिशन देयर इज ए 1 मिली सेकेंड टाइम डिले एग्जिस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी दो अल्ट्रासाउंड बीम ट्रांसमिशन के बीच में कितना टाइम गैप होगा, 1 मिली सेकेंड का। 1 मिली सेकेंड कितना होता है, 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, सो क्रिस्टल गेट्स द एनर्जी बैक। अब ये जो टाइम गैप होता है इसमें वो क्या करता है, ट्रांसड्यूसर जो एनर्जी वापस आ रही है, जो रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड बीम आ रही है जिसको अपन इको बोल रहे हैं, उसको वो डिटेक्ट कर सके। इसीलिए जो अल्ट्रासाउंड की बीम है वो पल्स के अंदर जनरेट की जाती हैं, और नॉर्मली जो ये पल्स के बीच में जो टाइम गैप होता है वो होता है आपका 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, नाउ the reflected echo have very less intensity due to the high attenuation of tissue, so that reflected echo needs to be amplified। जैसा कि आपने डिस्कस किया था, कई प्रकार के इंट्रैक्शन होते हैं पेशेंट के बॉडी के अंदर। अल्ट्रासाउंड बीम एंटर करती है, इंट्रैक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, अटेन्यूएशन के अंदर आपका आता है एब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटरिंग। ठीक है, अब आपकी जो रिफ्लेक्टेड जो इको आ रही है उसके अगर अपन बात करें तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम मिलती है आपको। इसका मेन रीज़न क्या है कि वो वहाँ पे टिश्यू से अटेनमेंट होके आ रही है। दैट मीन्स वहाँ पे टिश्यू क्या कर रहा है, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी एनर्जी को स्कैटर कर रहा है। रिफ्लेक्ट हो रही है तब भी वहाँ पे क्या होती है, एनर्जी का लॉस होता है। जब रिफ्लेक्शन होता है तो वहाँ पे भी एनर्जी का लॉस है। दैट मीन्स ओवरऑल वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो रहा है। एनर्जी का लॉस होने के कारण जो आपकी रिफ्लेक्टेड इको होती है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। अब कम इंटेंसिटी की रेडिएशन को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, या फिर अगर अपन उसको डिटेक्ट कर लें तो उससे कुछ भी चीज़ को डायग्नोस करना, कोई भी इमेज डिस्प्ले करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है कि जो सिग्नल्स मिल रहे हैं उनको एम्पलीफाई किया जाए। एम्पलीफाई मतलब उनको बढ़ाया जाए। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर TLD वगैरह के अंदर पढ़ा होगा, PMT लगाते हैं अपन हर जगह डिटेक्शन के अंदर, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, जिसका क्या काम होता है, एम्पलीफाई करने का सिग्नल को, ताकि कहीं पे भी अगर आपको थोड़ा सा भी सिग्नल मिले तो आप उसको एम्पलीफाई करके आगे डिस्प्ले कर सको, ताकि आपको कम से कम की जो रेडिएशन की वैल्यू है वो वहाँ पे पता चल सके। ठीक है, दैट मीन्स थोड़ी सी भी चीज़ को आप डायग्नोस कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे अगर हम इसको एम्पलीफाई कर देंगे तो दैट मीन्स कि अपन अच्छे से डायग्नोस कर पाएंगे। छोटी से छोटी चीज़ जो पहले डायग्नोस नहीं हो रही थी वो अब डायग्नोस हो जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्टेड इको हैव वेरी लेस इंटेंसिटी। आपकी जो रिफ्लेक्टेड इको होती है उसके पास इंटेंसिटी बहुत कम होती है ड्यू टू द हाई अटेन्यूएशन ऑफ द टिश्यू, टिश्यू के हाई अटेन्यूएशन के कारण। सो दैट रिफ्लेक्टेड इको नीड्स टू बी एम्पलीफाइड, इसलिए रिफ्लेक्टेड इको को एम्पलीफाई करना जरूरी होता है। सो दैट कंप्यूटर will evaluate and makes a 2D image of that body part by using these echoes। अब क्या करता है कंप्यूटर, इन इकोज की सहायता से, जो रिफ्लेक्टेड बीम्स आ रही हैं इनकी सहायता से बॉडी पार्ट की 2D इमेज क्रिएट करता है। ठीक है,
These electrical signals are further digitized by amplification and ADC, amplification digitization circuits by using the TGC, time gain compensation principle. मीन्स कि जो आपके ट्रांसड्यूसर ने साउंड वेव्स डिटेक्ट की, रिफ्लेक्टेड बीम को डिटेक्ट किया, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया। अब इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या किया जाता है, पहले एम्पलीफाई किया जाता है, ठीक है, किसके थ्रू, एम्पलीफिकेशन डिजिटाइजेशन सर्किट के थ्रू, एडीसी इसको बोलते हैं, एम्पलीफिकेशन डिजिटाइजेशन सर्किट, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं इनको एम्पलीफाई किया जाता है, देन इनको डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे वहाँ पे आपका कंप्यूटर इमेज नहीं बना पाएगा, तो इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और एम्पलीफाई किया जाता है किसके थ्रू, एडीसी के थ्रू, ठीक है, बाय यूजिंग द टीजीसी। अब यहाँ पे एक और प्रिंसिपल आता है जिसको बोलते हैं टाइम गेन कंपनसेशन प्रिंसिपल। ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो पल्स ट्रांसमिट हो रही है वहाँ पे आप टाइम गैप ले रहे हो, तो जो आपके पास रिफ्लेक्टेड बीम आएगी उनमें भी टाइम गैप आएगा, ठीक है। इस टाइम गैप को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, मतलब बैलेंस करने के लिए, ठीक है, एक सिद्धांत यूज किया जाता है जिसका नाम है टाइम गेन कंपनसेशन प्रिंसिपल, ठीक है। इस प्रिंसिपल की सहायता से और एडीसी सर्किट की सहायता से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके एम्पलीफाई करके कंप्यूटर तक सेंड किए जाते हैं, देन कंप्यूटर उनकी एक 2D इमेज आपके पास क्रिएट करके देता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल इमेजिंग प्रोसेस है आपकी यूएसजी की, ठीक है। अब आगे क्या होता है इसके अंदर वो देखो। नाउ all the echoes are collected by the computer and allots a specific gray shade for every reflected echo from 256 shades of the gray scale, and then it makes a 2D image on monitor, ठीक है। अब क्या होगा, जितनी भी इकोज आई उनको वो कंप्यूटर क्या कर रहा है, कलेक्ट करेगा, ठीक है, एंड अलॉट्स ए स्पेसिफिक ग्रे शेड। अब वो क्या करता है, उन इकोज को एक स्पेसिफिक ग्रे शेड प्रोवाइड करता है, ठीक है, फॉर एवरी रिफ्लेक्टेड इको फ्रॉम 256 शेड्स ऑफ ग्रे स्केल। जो आपका कंप्यूटर होता है उसके पास ग्रे शेड्स की एक स्केल होती है जिसके अंदर उसके पास 256 शेड्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो इकोज आ रही हैं उनको वो उनके इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग सबको अलग अलग ग्रे शेड प्रोवाइड करता है, ठीक है, एंड देन इट मेक्स अ 2D इमेज ऑन मॉनिटर, ठीक है। अब उन ग्रे शेड्स की हेल्प से आपका कंप्यूटर या फिर आपके मॉनिटर के ऊपर एक 2D इमेज डिस्प्ले होती है। इसका एक अपन ने इमेज का फ्लो चार्ट बनाया है। सबसे पहले आपकी पल्स आएंगी, ठीक है, ट्रांसड्यूसर के पास गई, ट्रांसड्यूसर ने उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया, देन वो एम्पलीफायर के पास जाती हैं, एम्पलीफायर उनको एम्पलीफाई करता है, उनकी इंटेंसिटी कम है, उनको इंटेंसिटी को एम्पलीफाई करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। फिर वो जाती है टाइम गेन कंपनसेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो आपका टीजीसी है, ठीक है, वो जो उनके बीच में जो टाइम गैप आ रहा था वो उनको कंपनसेट करता है, बैलेंस करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में डीमोडुलेशन होता है। डीमोडुलेशन का मतलब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे थे, ठीक है, उनको मोडुलेट करना, मॉडिफाई करना डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। अब यहाँ पे उनको डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है किसकी सहायता से, एडीसी, ठीक है, एम्पलीफिकेशन डिजिटाइजेशन सर्किट्स के थ्रू, ठीक है। देन वो सिग्नल्स मॉनिटर तक पहुँचते हैं और मॉनिटर के ऊपर आपकी इमेज डिस्प्ले होती है। तो ये ऑल ओवर आपकी पूरी प्रोसेस थी अल्ट्रासोनोग्राफी की, इमेजिंग की, ठीक है। इसका मैकेनिज्म, इसकी वर्किंग, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। मेनली अपना कंपोनेंट जो मेन अपना जो कंपोनेंट यहाँ पे सिलेबस के अंदर आता है वो ट्रांसड्यूसर है। इसके अलावा जो मॉनिटर वगैरह हैं उनके बारे में अपने यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। अब अपना जो लास्ट जो दो मेन टॉपिक इसके बचे हैं जो अपन हर जगह पढ़ते हैं, हर मशीन के बारे में पढ़ते हैं, साइंस के अंदर अपन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, दो चीज़ें होती है, एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज।
नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि अल्ट्रासोनोग्राफी के क्या क्या एडवांटेज हैं और अल्ट्रासोनोग्राफी के क्या क्या डिसएडवांटेज। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे एडवांटेज ऑफ द यूएसजी। यूएसजी के क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ अल्ट्रासाउंड इज दैट इट नॉट यूजेज द आयोनाइजिंग रेडिएशन, सो ड्यूरिंग एन अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर देयर इज़ नो बायोलॉजिकल हार्म अकर्स। दैट मीन्स कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज या फिर इसका सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा क्या है कि यह आयोनाइजिंग रेडिएशन को यूज़ नहीं करता है अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। बाकी जो प्रोसीजर है, फॉर एग्जांपल आपका एक्सरे है, सीटी है, दैट्स इन विच अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूज़ कर रहे हैं, जो क्या करती हैं बॉडी के अंदर आयोनाइजेशन कराती हैं और इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। बट जो अल्ट्रासोनोग्राफी होता है इसके अंदर अल्ट्रासाउंड वेव्स काम में ले जाती हैं जो कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है और ये किसी भी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट दैट मीन्स बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ अल्ट्रासाउंड इज, अल्ट्रासाउंड का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज यह है कि इट नॉट यूजेज द आयोनाइजिंग रेडिएशन, यह आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं करता है। सो ड्यूरिंग एन अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर, इसलिए अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर के दौरान देयर इज़ नो बायोलॉजिकल हार्म अकर, कोई भी बायोलॉजिकल हार्म नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ अ नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, नॉन सर्जिकल, ठीक है। ये जो अल्ट्रासोनोग्राफी का आपका जो पूरा प्रोसीजर है एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है। दैट मीन्स इसके अंदर कोई भी सर्जरी नहीं की जाती है, कोई भी इंसिजन नहीं किया जाता है, ये भी इसका एक एडवांटेज है। अल्ट्रासाउंड इज अ लो कॉस्ट प्रोसीजर टू डायग्नोस वेरियस पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अल्ट्रासाउंड बहुत ही लो कॉस्ट प्रोसीजर है, ठीक है। पेशेंट की कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन को अगर अपने को डायग्नोस करना है तो अपन अल्ट्रासाउंड को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो पर्सन है या फिर अपन बात करें मिडिल क्लास का कोई भी पर्सन हो वो आराम से इसको अफोर्ड कर सकता है। अगर अपन इसी का कंपैरिजन करें, फॉर एग्जांपल एमआरआई, सीटी स्कैन्स, दैट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। जैसा कि आपको एमआरआई के अंदर सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, एमआरआई के बारे में आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू की डिटेल्स भी मिल जाती हैं, बोन्स की डिटेल्स भी मिल जाती हैं। सीटी के अंदर आपको बोन्स की डिटेल मिल जाती है, एमआरआई के अंदर आपको सॉफ्ट टिश्यू की डिटेल मिल जाती है, बट दैट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो अपन सोनोग्राफी को आराम से एफर्ट कर सकते हैं, इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, ठीक है। इट कैन बी रिपीटेड ईजिली, इसको अपन रिपीट कर सकते हैं आसानी से। दो रीज़न है रिपीट करने के। पहला, इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन काम में नहीं आ रही, दैट मीन्स हार्मफुल नहीं है, अपन आराम से रिपीट कर सकते हैं। दूसरा, इसकी कॉस्ट कम है, ठीक है। तो दैट मीन्स अपन इसको आराम से रिपीट कर सकते हैं। दैट इसके डिसएडवांटेज इतने कम है कि हम इसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है, इट कैन बी डन बेड साइड ऑफ द पेशेंट विच इज़ वेरी यूजफुल इन पेशेंट विद इनकेपेबिलिटी टू शिफ्ट। ऐसे पेशेंट जो कैपेबल नहीं है लैब में आने के लिए या फिर आपका जो सोनोग्राफी का डिपार्टमेंट है उसमें आने के लिए, अगर वो कैपेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा इल है, तो हम इसको बेड साइड आराम से कर सकते हैं। दैट मीन्स अपन उसके बेड पे, जो पेशेंट का बेड है, आईसीयू एमआईसीयू जो भी है, वहाँ पे अपन वार्ड के अंदर वहाँ पे अपन मशीन को लेके जा सकते हैं और आराम से प्रोसीजर को कर सकते हैं। तो ये भी इसका एडवांटेज है। इसी का कंपैरिजन अगर अपन सीटी से करें या फिर एमआरआई से करें तो वहाँ पे अपन उनको बेड साइड नहीं कर सकते, ठीक है। अनलाइक एन एक्सरे इमेजिंग एंड अल्ट्रासाउंड प्रोवाइड्स वेरी गुड इंफॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड प्रोवाइड्स एन एक्सेलेंट कॉन्ट्रास्ट ऑफ इट। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि एक्सरे इमेजिंग से इसको कंपेयर किया। अगर हम एक्सरे इमेजिंग से कंपेयर करें तो एक्सरे इमेजिंग आपको बोन्स की जो डिटेल होती है वो अच्छे से बताता है, सॉफ्ट टिश्यू की नहीं बता पाता है। बट जो आपका अल्ट्रासाउंड है वो एक्सरे इमेजिंग के कंपैरिजन में सॉफ्ट टिश्यू की इमेजिंग बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। इट इज़ वेरी यूजफुल इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक टू इवेलुएट द पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द fetus एंड इट कैन आल्सो प्रेडिक्ट द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। दैट मीन्स कि आपकी जो अल्ट्रासोनोग्राफी है वो ज़्यादातर वैसे देखा जाए तो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट ही काम में ली जाती है, फिर ऑब्स्टेट्रिक के अंदर काम में ली जाती है। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट कौन सा होता है, जो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डील करता है,
ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक एब्डोमिनल रीजन से, ठीक है। तो इन दोनों रीजन्स की पैथोलॉजिकल कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए ज़्यादातर अल्ट्रासोनोग्राफी को ही प्रेफर किया जाता है, ठीक है। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। यूज़फुल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अपना सारा का सारा क्या ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू पाया जाता है, और जैसा कि अभी अपन ने ऊपर वाली लाइन में डिस्कस किया कि सॉफ्ट टिश्यू की इमेजिंग अल्ट्रासोनोग्राफी अच्छे से कर लेता है, ठीक है। पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द फीटस, जो आपका फीटस होता है, भ्रूण होता है, उसकी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन अपन अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं। एंड इट कैन आल्सो प्रेडिक्ट द वेरियस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, और इसकी सहायता से हम प्रेगनेंसी की स्टेजेस को भी डायग्नोस कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ रियल टाइम इमेजिंग और मोशन इमेजिंग। अल्ट्रासोनोग्राफी का एक मेन एडवांटेज ये भी है कि रियल टाइम इमेजिंग प्रोवाइड कराता है आपको, ठीक है। मोशन इमेजिंग, आप मोशंस स्टडी भी कर सकते हो। आपने पढ़ा होगा पहले वेस्कुलर मोशन वगैरह, इसके अंदर एक मोड था एम मोड, मोशन मोड, जिसमें आपको मोशंस के बारे में पता चलता है। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी जो डिपार्टमेंट होता है अपना, दैट मीन्स जहाँ पे अपन हार्ट के बारे में डील करते हैं, हार्ट के डायग्नोसिस के बारे में डील करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हार्ट के अंदर मूवमेंट होते हैं, मोशंस होते हैं, वॉल्व के जो मोशंस होते हैं उनके बारे में अच्छे से पता चलता है अपने को। वेस्कुलर सिस्टम एंड वेंट्रिकुलर सिस्टम के बारे में भी अपन अच्छे से जान सकते हैं। दैट मीन्स कि अल्ट्रासोनोग्राफी ऑल ऑफ बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोसीजर है, ठीक है। बहुत सारे एडवांटेज के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। मेन एडवांटेज इसका यही है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं है, इसकी कॉस्ट बहुत कम है, नॉन इन्वेसिव है, आराम से रिपीट कर सकते हैं इसको अपन। सॉफ्ट टिश्यू की इमेजिंग अच्छी होती है। वेस्कुलर सिस्टम है कि जो, और वेंट्रिकुलर सिस्टम है, इन दोनों की भी इमेजिंग अच्छे से कर सकता है। अब जैसा कि आपको पता है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, यहाँ पे भी होंगे। एडवांटेज के साथ साथ में इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है, तो अब उन डिसएडवांटेज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। मोस्ट डिसएडवांटेज ऑफ अल्ट्रासाउंड इज दैट इट डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द एग्जामिनर। दैट मीन्स कि अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रोसीजर एग्जामिनर की स्किल्स पे, एग्जामिनर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। एग्जामिनर दैट मीन्स वहाँ पे आप कौन एग्जामिन कर रहा है, रेडियोलॉजिस्ट हो सकता है, कार्डियोलॉजिस्ट हो सकता है, कोई भी टेक्नीशियन हो सकता है जो अल्ट्रासोनोग्राफी की मशीन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मेन जो होता है वो होता है ट्रांसड्यूसर को मूव कराना, ठीक है। ट्रांसड्यूसर को मूव करके इमेज प्रोवाइड करना। तो जो ट्रांसड्यूसर को मूव कराना उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। दैट मीन्स कि अल्ट्रासोनोग्राफी को सीखने में, प्रैक्टिकल सीखने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, इन द ओबेस्ड पेशेंट, ओबेस्ड का मतलब फैटी पेशेंट, मोटे पेशेंट, ठीक है, इट्स प्रीटी हार्ड टू एग्जामिन एनाटॉमिकल सेक्टर विद अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की सहायता से कोई भी एनाटॉमिकल सेक्टर को एग्जामिन करना फैटी पेशेंट के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट होता है, हार्ड होता है। इसका रीज़न क्या है? इट इज़ जस्ट बिकॉज द सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस फैट लेयर attenuates most of the ultrasound energy and the beam cannot reach to the deeper organ। होता क्या है कि जो आपकी अल्ट्रासाउंड है उसको, जो आपके बॉडी की जो फैट की जो लेयर है, सबक्यूटेनियस लेयर है, वो अटेनवेट कर लेती है, दैट मीन्स एब्जॉर्ब कर लेती है और स्कैटर कर लेती है, जिसके कारण आपकी अल्ट्रासाउंड बीम जो डीप में जो ऑर्गन्स हैं जिनको आपको डायग्नोस करना है उनके पास नहीं पहुंच पाती है। इसी वजह से जो ओबेस्ड पर्सन है, जो मोटे व्यक्ति हैं जिनकी फैट ज़्यादा है, उनका किसी भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को डायग्नोस करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और इम्पॉसिबल भी अपन बोल सकते हैं कि कई बार नहीं भी किया जाता है। इन पेशेंट विद पुअर बाउल प्रिपरेशन और हाईली गैसियस एब्डोमेन एंड ऑप्टिमल स्कैनिंग कैन नॉट बी डन, ठीक है। ऐसे पेशेंट जिनकी बाउल प्रिपरेशन अच्छी नहीं है या फिर एब्डोमेन के अंदर बहुत ज़्यादा गैस फिलअप हो रखी है, तो उन पेशेंट्स की भी अपन ऑप्टिमल स्कैनिंग का मतलब नॉर्मल स्कैनिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इमेज के अपन को इमेज जिसकी चाहिए कि जिस बॉडी ऑर्गन की, वो इमेज नहीं आ पाएगी, या फिर अपन बात करें प्रॉपर डायग्नोसिस वहाँ पे नहीं हो पाएगा। वो जो एयर है, जो बाउल्स है, ठीक है, या फिर जो गैसेज है, वो वहाँ पे क्या करेंगे, आपकी इमेज आर्टिफैक्ट का काम करेंगी, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे अभी तक अपन ने तीन डिसएडवांटेज पढ़े अभी तक। ओबेस्ड वाला,
पेशेंट विद पुअर बाउल प्रिपरेशन और स्किल टू द रेडियोग्राफर। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इन पेशेंट विद सुपरफिशियल बैंडेज और ड्रेसिंग एंड अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर विल नॉट बी एबल टू मेक ए क्लोज कॉन्टैक्ट विद द स्किन ऑफ द पेशेंट सो दैट स्कैनिंग विल नॉट बी पॉसिबल। हुआ क्या कि पेशेंट का कोई ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर बैंडेज हो रखी है, ड्रेसिंग हो रखी है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि आप लोग एक्सरे और सीटी वगैरह के अंदर क्या करते हो कि मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर देते हो। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह की, जो कि मेटेलिक नहीं है, वहाँ पे अपन इनको रिमूव नहीं करते हैं। बट अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होता है कि ये जो ड्रेसिंग्स वगैरह होती हैं ये क्या करती हैं, आपके ट्रांसड्यूसर का स्किन से अच्छा कांटेक्ट नहीं बना पाती है। जैसा कि अगर आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा कभी, जो अल्ट्रासोनोग्राफी का ट्रांसड्यूसर है जब उसको स्किन से कांटेक्ट बनाया जाता है तो जेली लगाई जाती है, ठीक है, ताकि आपका ट्रांसड्यूसर लगातार स्किन के कांटेक्ट में रहे। अब अगर यहाँ पे बैंडेज और ड्रेसिंग होंगी तो ये पॉसिबल नहीं होगा, और जब अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, आपका ट्रांसड्यूसर का कांटेक्ट अच्छा नहीं बन पाएगा, तो आपकी जो अल्ट्रासाउंड बीम है वो अच्छे से ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी और आप प्रॉपर इमेजिंग नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, इन पेशेंट विद फ्लूइड डिपोजिशन, ऐसे पेशेंट जिनके अंदर फ्लूइड का डिपोजिशन हो रखा है, प्लूरल कैविटी होती है आपके लंग्स के अंदर जिसके अंदर प्लूरल इफ्यूजन होता है, एसाइटिस, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर कोई भी पेरिटोनियल फ्लूइड का इकट्ठा होना, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, और भी अदर कई प्रकार के होते हैं। तो फ्लूइड को डिटेक्ट करना अल्ट्रासोनोग्राफी में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कैन नॉट बी इवेलुएट इन अर्ली कंडीशन, जो इनकी स्टार्टिंग कंडीशन होती है जब आपके फ्लूइड्स इकट्ठा होना स्टार्ट ही हुए हैं, उस वक्त इनको डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है, या फिर अपन बोले नहीं कर सकते, बिकॉज अल्ट्रासाउंड हैज़ लोअर सेंसिटिविटी टू डिटेक्ट फ्री फ्लूइड। फ्री फ्लूइड को डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड की सेंसिटिविटी बहुत ही कम होती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे कि अपन ओबेस्ड पेशेंट का नहीं कर सकते, ऐसा पर्सन जिसको ड्रेसिंग हो रखी है, बैंडेज हो रखी है, उसका नहीं कर पाएंगे अपन, ठीक है। अगर एग्जामिनर है वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है या फिर अनएक्सपीरियंस्ड है तो भी अपन नहीं कर सकते ये प्रोसीजर, फ्लूइड्स को अपन डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये नॉर्मल कुछ डिसएडवांटेज है, बट अगर अपन कंपेयर करें तो डिसएडवांटेज के कंपेयर में इसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा किया जाता है कंपैरिजन टू द सीटी, एमआरआई एंड एक्सरे। सॉफ्ट टिश्यू के डायग्नोसिस के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रेफर किया जाता है वो आपका प्रोसीजर अल्ट्रासोनोग्राफी ही होता है, जिसके दो मेन एडवांटेज यही हैं, कॉस्ट कम है और इसके लिए रेडिएशन नहीं काम में लेते हैं, तो ये हार्मफुल नहीं होता है। एक चीज़ और होती है कि फॉर एग्जांपल जो आपके इन्फेंट्स होते हैं और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा अल्ट्रासोनोग्राफी को ही प्रोसेसर को प्रेफर किया जाता है, बिकॉज जो बाकी के जो प्रोसीजर आपके एक्सरे सिटी वगैरह इसके अंदर रेडिएशंस काम में ली जाती हैं, और जो आपका एमआरआई होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। तो स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी ही प्रेफर किया जाता है, बिकॉज यहाँ पे रेडिएशन आयोनाइजिंग नहीं है, कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते फीटस को, ना ही प्रेग्नेंट वीमेन को। तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत यूज़फुल प्रोसीजर है। तो आज यहाँ पे अपना अल्ट्रासोनोग्राफी का टॉपिक ख़त्म होता है बहुत दिनों के बाद। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक या फिर न्यू टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थैंक यू।